कि सैयद अली शाह गिलानी जो है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को अलविदा कह देंगे, लेकिन आज उन्होंने ये फैसला लिया, एक ऑडियो मैसेज जारी किया, हालांकि एक लेटर भी जारी किया है जिसमें कुछ कारणों का बताया जा रहा है कि किन कारणों से हो सकता है शायद अली शाह गिलानी ने रेजिग्नेशन दिए हो, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही। लेकिन ऑडियो अली शाह गिलानी की है, ये सबको पता है, और उस ऑडियो में साफ कहा गया है कि मैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदा हो रहा हूं। लेकिन रियासत की सियासत, रियासत जो अब यूटी बन गई है, उसकी सियासत में एक बड़ा मोड़ है। हालांकि टर्निंग पॉइंट रहते थे, जो अलगाववादी लोग हैं उनको इलेक्शन में उनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता था, और आगे कब डिलिमिटेशन होंगी और उसके बाद इलेक्शन होगी, कैसी भूमिका रहेगी, इन सब पर आज चर्चा चल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब कैडर का क्या होगा, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, इन पर भी गंभीरता से चर्चा की जा रही है और सभी एजेंसीज परेशान है। कुछ लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि 370 में संशोधन और 35A के हटने के बाद ये उसका पहला बड़ा परिणाम है। हालांकि आपको बताते चले, जब 370 में संशोधन हुआ था उस दौरान ऐसा लग रहा था कि अलगाववादी नेता एक बड़ा हो हल्ला करेंगे, और यही एक वजह थी कि उससे पहले ही इन्होंने कह दिया कि जितने भी वहां पे टूरिस्ट हैं वो अपने अपने राज्यों में चले जाएं। अमरनाथ यात्रा को भी बीच में ही बंद करना पड़ा था, और साथ साथ अभी तक 4G जो इंटरनेट सेवा बहाल नहीं हो पाई, उसके पीछे भी यही कारण बताए जाते थे। लेकिन आज शायद आत्मसमर्पण अली शाह गिलानी ने कर दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस फोरम से मुकम्मल अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान करता हूँ। इस ज़िम्न में फोरम की तमाम इकाइयों को एक तफसीली खत के ज़रिए मुतल्ला किया गया है। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। सैयद अली गिलानी। तो दर्शकों, ऑडियो वायरल हुआ है उसमें साफ जाहिर होता है, लेकिन इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर ताहिर चौधरी। डॉक्टर ताहिर, आपका स्वागत है। जी जी, शुक्रिया। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, आप किस, भारतीय जनता पार्टी इसको किस नजरिए से देखती है? देखिए, आज का जो, जैसे आप बात कर रहे हो कि जो न्यूज वायरल हुई कि उन्होंने रेजिग्नेशन ले लिया हुर्रियत के चेयरमैन ने, तो मैं कहूंगा कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, क्योंकि उन्होंने पिछले टर्म में ही ले लेना चाहिए था। आज की डेट में हुर्रियत के लोग और जितने भी एंटी नेशनल लोग वैली में बैठे हुए थे, पिछले 70 साल से ये लोग सेंटर की सरकारों को ब्लैकमेल करते थे और अपनी रोटियां सेकते थे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इन लोगों को इस चीज का एहसास हो गया कि सेंटर में ऐसे चेहरे आ चुके हैं जो सोचते हैं वो करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की, स्पेशली प्रधानमंत्री साहब की जो सोच और उनका काम करने का तरीका, और जो उन्होंने कश्मीर के लिए किया है पिछले अगर हम अपनी सरकार का टर्म देखें, जो आप देखें, आपने देखा कि मिलिटेंसी की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी और उनके जितने भी कमांडर एक्टिव थे, सबको मार दिया गया। डेली हमारी जो सुरक्षा बल की जो जवान हैं, जो हमारी टीमें वहां पे काम कर रही हैं वैली में, उनके हौसले इतने बुलंद हैं, उनको सेंट्रल हाई कमांड की तरफ से फुल सपोर्ट है और पूरी परमिशन है उनको ऑपरेशन करने की। और जहां भी मौका लगता है, जहां पे भी इनपुट्स आते हैं, वो इनकाउंटर करते हैं और जल्दी से जल्दी मिलिटेंट्स का खात्मा किया जाता है। कि भारतीय जनता पार्टी का और हमारे मोदी साहब की जो सरकार है, उनका पहला ये देश की जनता के साथ एक वादा था कि मिलिटेंसी को टॉलरेट नहीं करेंगे, उसके ऊपर वो कायम रहे। और उन चीजों को देखते हुए इन लोगों को एहसास होने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता इनके जो दायरे थे वो सिकुड़ते गए, जिन लोगों से इनको सपोर्ट मिला करती थी वो खत्म होती गई। और अब इन लोगों ने बहुत जल्दी ये फैसले ले लिए कि अगर संन्यास ले लिया जाए और बहुत अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। और उनका ये आज का जो अगर फैसला उन्होंने ले लिया तो बहुत अच्छा फैसला लिया,
इसको हम अच्छा फैसला समझेंगे। ऐसे ही देखते मुझे लगता है बाकी भी जो इस तरह के लीडर्स वहां पे आज तक कश्मीर के अवाम को गुमराह करते रहे, कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे लहराते रहे, कश्मीर में हजारों माँ बाप के बच्चों के खूनों के साथ इन्होंने जानों के साथ इन लोगों ने खेला है भड़काऊ भाषण दे दे के, और उसकी सजा इनको ऊपर वाला देगा, ऊपर वाला इनको माफ नहीं करेगा। कश्मीर के लोग इनको माफ नहीं करेंगे, मैं यही कहूंगा इन लोगों के लिए, क्योंकि इन लोगों को आदतें पड़ी थी सेंटर की सरकारों को ब्लैकमेल करना। आज तक ये कांग्रेस की सरकारों को ब्लैकमेल करते रहे, कश्मीर में बंद की कॉल्स करते रहे, वहां से पैसा आता था, फिर से कश्मीर खुल जाता था, फिर जब इनके अकाउंट्स खाली होने लगते थे फिर कॉल्स आती थी, फिर कश्मीर बंद होता था। डॉक्टर साहब, नटशेल में आप क्रेडिट किसको देते हैं? जो दबाव एनआईए का था, जो दबाव इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का था, जो दबाव सीबीआई का था, या कोई और बात है? देखिए, हमारी सभी एजेंसीज का दबाव, एक मजबूत सरकार का दबाव जी, और सेंटर में ऐसे चेहरे आने, प्राइम मिनिस्टर साहब की आप बात करें, चाहे होम मिनिस्टर साहब की बात करें, उन्होंने जो प्लानिंग जिस सिस्टम से जेएंडके को हैंडल किया है, ये इन लोगों ने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि ऐसे हालात बनेंगे। एक नया जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया के सामने आएगा। वो हालात बदले, जम्मू कश्मीर का चेहरा बदल चुका हुआ है। आज की डेट में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, और इन लोगों को इस टाइम पे सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है कि जाएं तो कहाँ जाएं। और अब ये हालात आ गए कि ये लोग आज की डेट में जाके रेजिग्नेशन देने लगे। और लेकिन इनको रेजिग्नेशन देने से पहले ये भी सोचना चाहिए था कि हम कश्मीर के अवाम को, उन माओं को, उन बहनों को क्या जवाब देंगे जिनके हजारों बहनों को इन्होंने विधवा कर दिया, हजारों माओं के इन्होंने बेटे छीन लिए गलत रास्ते पे लगा लगा के, लेकिन वो माएं, वो बहनें इनको माफ नहीं करेंगी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, बात करेंगे अब हम कांग्रेस की। समूचे देश में कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी को वापस लेने की बात कही। लद्दाख तक यानी लेह तक ये प्रदर्शन हुआ और बड़ी दिलचस्प बात है कि मिलजुल करके सबका ये दबाव था कि सरकार जितने भी दाम बढ़ रहे हैं उनको वापस ले। जिला जम्मू में भी प्रदर्शन किया गया, जोरदार तरीके से सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और स्लोगन, नए तरीके से स्लोगन भी पेश किया गया और कहा गया कि यह सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। अगर हम सारे फ्रंट पर देखिए, कांग्रेस का कहना है कि रिश्ते पड़ोसी मुल्कों के साथ बेहतर नहीं है और लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, कच्चा तेल सस्ता होता जा रहा है और यहां पर तेल, डीजल, पेट्रोल लगातार निरंतर महंगा होता जा रहा है। केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार, बीजेपी, केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार, बीजेपी, कि रोष प्रदर्शन था, उन चीज़ों को लेकर जिस ढंग से मोदी सरकार गूंगी और बहरी होती हुई आम जनता की अनदेखी यहाँ पे की जा रही थी और कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक रोष प्रदर्शन था कि 22 दिन में कम से कम 3 हफ्ते के अंदर 22 बार जो उन्होंने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। 9 रुपये से 11 पैसे पेट्रोल में एक बढ़ोतरी और 11 रुपये और 14 पैसे डीजल में बढ़ोतरी, जो पहली बार मैं समझता हूँ इतिहास में पहली सरकार थी जिन्होंने ऐसे कदम यहाँ पे उठाए। और इस चीज़ के माध्यम से जो आम जनता पे बोझ पड़ा, जहाँ पे ये महंगाई यहाँ पे उन्होंने की और वहीं पे कीमतों की बढ़ोतरी करने के लिए किसान जो भी इन चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पे करते थे, उन पर भी जो हमारी बैकबोन थी उनकी भी कमर यहाँ पे तोड़ी गई और आम कंज्यूमेबल आइटम। लेह में नवांग रिगजिनजोरा जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनकी अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ये कहा गया कि सरकार को अब जो बढ़े हुए दाम हैं उनको रोल बैक करना पड़ेगा। एक बड़ी डिमांड लेकर के उन्होंने जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट किया। आपको मालूम है पिछली 21 दिन कंटिन्यूसली आपका डीजल का और पेट्रोल का रेट बढ़ता जा रहा है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में घटता जा रहा है। ये हैरानी की बात है। बीजेपी ने 6 साल में इसके ऊपर 9 रुपये 20 पैसे के ऊपर
तरफ 20 रुपये 78 पैसा पेट्रोल पे बढ़ा है और डीजल पे 28 रुपये 39 पैसा बढ़ा है। इंटरनेशनल मार्केट में हमें मालूम है में एक बैरल का कीमत थे $43.45। अगर लीटर पे निकाल दें, एक लीटर पे 20 रुपये बनता है। कितना? 20 रुपये। गवर्नमेंट कितना चार्ज कर रहा है? 80 रुपये। कितना नफा खा रहा है? 400 गुना, 400 टाइम्स। ये किससे नफा खा रहा है? हिंदुस्तान के आम गरीब गुरबत लोगों से। दर्शकों, पुंछ और कठुआ के कार्यकर्ता, हालांकि हर जिला हेडक्वार्टर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, पुंछ और कठुआ में भी जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया और इस सारे लगातार बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 10-12 दिनों से हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लगातार जो है वो पेट्रोल और डीजल के दाम जो है बढ़ाती जा रही है। तो जैसा आप जानते हैं कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि डीजल के दाम जो है वो पेट्रोल के दामों से बढ़ गए और जब डीजल का दाम बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि उसका सीधा असर हर एक आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। तो उसी का जो है पूरे आज भारतवर्ष में जो है वो कांग्रेस जो है वो ये प्रोटेस्ट कर रही है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें इतनी कम होती जा रही हैं तो हमारे यहाँ मुल्क में क्या कारण है कि वो बढ़ती जा रही है और उसका सीधा असर मैंने पहले कहा कि आम आदमी की जेब पर हो रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि ये मरकजी हुकूमत का शरेआम जो डाका होता है ना, जिसे कहते हैं चोरी होती है, चोर भी जो होता है ना वो छुप के किसी के घर में जाके चोरी करता है, लेकिन आज ये सरकार जो है वो शरेआम जो है वो एक आम आदमी की जेब के ऊपर जो है वो डाका डाल रही है, चोरी कर रही है। 6 साल में लोगों ने देख लिया होगा कि जिस जमात ने वादा किया था अच्छे दिन का, क्या यही अच्छे दिन है कि आज पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें इतनी गिर चुकी हैं कि 40-50 रुपये बैरल तक पहुंच चुकी हैं इंटरनेशनल मार्केट में। और आज आप देखो पूरे हमारे जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं वहाँ 30 रुपये 32 रुपये जो है डीजल और पेट्रोल बिक रहा है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, हमें अच्छे दिन की ख्वाब बता के 56 इंच का सीना बता के हमारे लोगों को दिन दहाड़े लूटा जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस जमात जो है आज सड़कों पर उतरी है। दर्शकों, इस बाबत हमने सोचा कि बार बार एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि कांग्रेस का हाथ चीन के साथ, और कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि चीन और भारतीय जनता पार्टी के आपसी तालमेल है और ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो हैं चाइनीज कंपनीज को दिए गए हैं और सोची समझी साजिश के तहत। हमने रविंद्र शर्मा जो चीफ स्पोक्स पर्सन है उनसे भी बातचीत की, हमने कविंद्र गुप्ता जो है फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनसे भी बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। ये क्यों आरोप लगते हैं कि कांग्रेस का हाथ चाइना के साथ, ऐसे आरोप क्यों लगते हैं? देखिए, आज तो जिस तरह से मोदी जी ने कहा है, मैं तो कहूंगा बीजेपी का हाथ चाइना के साथ, बीजेपी का नेपाल के साथ, बीजेपी का पाकिस्तान के साथ। आप कांग्रेस पे कैसे सवाल खड़ा करते हैं? राजीव फाउंडेशन एक ट्रस्ट है और आप आज जो आया है कि पीएम केयर फंड में भी चाइना की कंपनियों ने पैसे अगर दिए हैं, चंदा दिया है, तो वो क्या है फिर? जी वो पीएम केयर फंड जो है उसमें क्यों लिया जब एक तरफ से चाइना घुसपैठ कर रहा है? चाइना डोकलाम से लेकर 6 साल लगातार हमको तंग कर रहा है, अंदर घुस रहा है और चाइना की नीयत खराब है। आप उसको झूला चलाते हैं, आप 18 बार मिलते हैं और फिर आप कहना चाहते हैं कि इतने मजबूत सरकार, मजबूत प्रधानमंत्री कि चाइना के साथ एक कितनी दोस्ती है, अमेरिका के साथ कितनी दोस्ती है। जब हमारी अमेरिका के साथ दोस्ती नहीं थी, दुश्मनी थी, 7वां बेड़ा उन्होंने धमकी दी थी, इंदिरा गांधी ने कहा आने दीजिए। लेकिन रशिया के साथ हमारी दोस्ती, हमने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, जो बड़ा खतरा था उसके 2 टुकड़े किए। आज 3260 बार पिछले साल पाकिस्तान ने हमारे पे सीजफायर गोलियां मारी, 2100 बार 5 महीने में, 5.5 महीने में पाकिस्तान हमारे पे फायर करता है। ये मजबूत सरकार है। आप आंख से आंख में आके देख रहे हैं, 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं। हम कहते हैं बढ़िए आगे, हम आपके साथ हैं। देश की सेना पे हमको फख्र है, नाज है। उन्होंने हमेशा जंगें जीती हैं और मुश्किल दौर में जीती हैं, लेकिन आज 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, इसलिए आज ये हालत नहीं होनी चाहिए थी। हमारे सवाल है देश के। कविंदर जी, आप आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस का हाथ चाइना के साथ है, लेकिन कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि भारत और चाइना
एक के साथ एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे बड़े वो चाइना को दिए हुए हैं। कितना आरोप है, कितना सही और संगीन आरोप है। देखिए, ये बिल्कुल बेबुनियादी बातें हैं। प्रधानमंत्री जी की कार्यकुशलता को लेकर के, प्रधानमंत्री जी की ईमानदारी को लेकर के, प्रधानमंत्री जी की देश प्रेम को लेकर के कोई इस बार कार्यक्रम नहीं। इनके तो खाते खुल चुके हैं। इनको राजीव गांधी फाउंडेशन के जो पैसा इन्होंने थोड़े दिन पहले लिया है वो सब आपके सामने है। आखिर ये चाइना में जाकर के किस तरह से उनसे ये रिश्ते निभाते रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में से पैसा उधर जाता है, फिर उसमें ट्रांसफर होता है। मुझे लगता है कि इन्होंने जिस प्रकार से इरेगुलरिटीज की हैं कांग्रेस को, वो कोई उनको ये कहते भी शर्म आनी चाहिए। और जो इनके नेता हैं उनके आज भी जो तार है विदेशों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको इस देश से कोई प्यार नहीं है। और इस सारे माहौल में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो थोड़े दिनों में खत्म होने वाली है। इनका आधार खत्म हो चुका है। इनको लोग किस प्रकार से इन पर ताने कसते हैं, किस प्रकार से इनके नेताओं का मजाक बनता है, भाषा क्या बोलते हैं, ये सब जनता जानती है। मुझे लगता है इसके बारे में कांग्रेस अब एक इतिहास इसको समझना चाहिए। दर्शकों, अपनी पार्टी का मूल बेस भी कश्मीर में है और दिलचस्प बात है, डोमिसाइल को लेकर के कश्मीर के नेताओं की अलग अलग भाषा है। हमने सोचा क्यों ना इनसे भी पूछा जाए कि डोमिसाइल को लेकर के इनका क्या रुख है, क्या इनकी प्रक्रिया है और कौन सी लाइन ये टो करते हैं। हमने विक्रम मल्होत्रा से बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, सीनियर आईएएस अधिकारी नवीन चौधरी समेत करीब 30,000 लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कश्मीर में भी आवाज उठने लगी है और आवाजें इस तरह से उठ रही हैं कि इसका विरोध भी हो रहा है और कुछ लोग इसके पक्ष में भी हैं। हमने सोचा कि क्यों ना जो अपनी पार्टी जिसका नया गठन हुआ है उनके जाना जाए, और हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं विक्रम मल्होत्रा जी, जो अपनी पार्टी के बड़े नेता। विक्रम जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। विक्रम जी, क्या रुख है आपकी पार्टी का इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर के? देखिए, अपनी पार्टी का जो पहले दिन से ये रुख था कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो इशू होना है, जो डोमिसाइल बनने हैं जम्मू कश्मीर के लोग, यहाँ के जो रेजिडेंट हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के लोगों के जो लोग पहले से स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स हैं उनको लंबी कतारों में ना खड़ा होना पड़े, उनके लिए ऑनलाइन प्रोसेस हो जहां से उनको फॉर्म दिए जाएं और वो डिफैक्टो मतलब जो रेजिडेंट हैं यहाँ के, वो जो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स हैं वो डोमिसाइल बन जाएं। और उसके साथ साथ जो टाइम फ्रेम इन्होंने सरकार ने तय किया है, उससे जिन लोगों को जो लोग इसमें शामिल होंगे, मुझे लगता है कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। कल जो सरकारें चुन के आएंगी वो इसमें अपनी जो उनको मैंडेट मिलेगा उसके हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस जो हैं जो लोगों के हक में होंगी वो होती रहेंगी। पर मोरलेस जो पहला डोमिसाइल आया था जहां जॉब प्रोटेक्शन थी ही नहीं, और उसके बाद जो अमेंडमेंट्स आई जिसमें अपनी पार्टी के हमारे जो प्रेसिडेंट है अल्ताफ बुखारी साहब, उनके एफर्ट से और जो तमाम जम्मू के लोगों की आवाज उठी, कश्मीर के नौजवानों की आवाज उठी, सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। और अब भी मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं और जो सेफगार्ड्स हैं, जो जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनका हक ना जाए कहीं, उनकी नौकरियां ना छीनी जाएं उनसे, क्योंकि ज्यादा उम्मीदें उनको अपने भविष्य को लेके नहीं है। यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, बाकी चीजें नहीं है, तो बहुत सारा हमारा जो नौजवान तबका है वो उम्मीदें जो उनकी है वो नौकरियों से रहती हैं। तो इसमें लोग अच्छी बात है, एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस खुला है, लोग इसमें जो क्राइटेरिया में फॉल करते हैं वो डोमिसाइल बन रहे हैं जम्मू कश्मीर के। विक्रम जी, आपकी पार्टी अगर हुकूमत, आपने संकेत दिया है कि जो नई सरकार आएगी जिसको मैंडेट मिलेगा वो अपने हिसाब से उसमें तरमीम कर सकती है। इनकेस आपकी हुकूमत आती है तो किस तरह का बदलाव इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट में आता है? देखिए, जो इसमें जो लंबा चौड़ा बदलाव जो है वो तो आज जब ये डॉक्यूमेंट, अभी ये डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट के थ्रू जो डोमिसाइल का जैसे अप्रूव अभी नहीं हुआ है, ये एक डॉक्यूमेंट है और उसमें जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट आएंगी, जो चुन के आएंगी, वो कुछ ना कुछ बदलाव। जरूरत इस बात को है कि जो फाइनल डॉक्यूमेंट बने वो
अप्रूव हो हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है उससे, जिस तरह से 370 और 35A को वहां हटाया गया और आज जो गारंटीज दी जाएं, उसके बाद जो अब डोमिसाइल के माध्यम से गारंटीज दी जाएं, वो गारंटीज भी पुख्ता हो, वो तभी पुख्ता होंगी जब उसको आप पार्लियामेंट से पास कराएंगे। और मुझे लगता है आने वाले जो सरकार आएगी जम्मू कश्मीर में चुन के, उसका मैंडेट होगा लोगों से बात करके कि जो जम्मू कश्मीर दोनों खित्तों के हक में बात होगी उसमें वो चर्चा करके, मुझे लगता है उसके बाद जो डॉक्यूमेंट निकल के आएगा वो एक ज्यादा पुख्ता डॉक्यूमेंट होगा जो गारंटी करेगा जम्मू कश्मीर के लोगों को कि उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे। विक्रम जी, कुछ लोग, मैं उदाहरण दूंगा मुबीन शाह का, जो फॉर्मर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं, वो कुछ अफवाहें फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि मोहल्ला कमेटियां गठित कर दीजिए, किसी को अंदर नहीं आने दीजिए, कोई बाहरी बंदा जमीन ना ले। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? देखिए, मुझे लगता है ऐसे लोगों को उस मानसिकता से निकलने की जरूरत है जो 5 अगस्त से पहले की थी। और ये लोग आज हम बदले हुए वातावरण में इस प्रदेश में हैं और जो अहम जरूरतें हैं, मुझे लगता है जो इस वक्त इन सब चीजों को छोड़ के सबको संघर्ष जिसके लिए करना चाहिए वो है कि हमारी स्टेट वापस हो। जो जम्मू कश्मीर की डोगरा स्टेट थी जो तोड़ी गई और जिसके 2 हिस्से किए गए और उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जो बिल्कुल काबिले बर्दाश्त बात नहीं है जम्मू कश्मीर के किसी भी बाशिंदे के लिए, खुसूसन जम्मू के लोगों के लिए। तो जो ये डोगरा स्टेट थी ये बहाल की जानी चाहिए। हमारी जल्द से जल्द यहाँ चुनाव कराए जाने चाहिए, चुनी हुई सरकार यहाँ आए जो कि लोगों के मसाइल जो हैं और लोगों की आवाज बन के फिर ये आगे कारवां जो है जो तरक्की और लोगों की खुशहाली का वो आगे चल सके। विक्रम जी, सरकार बनने से पहले डिलिमिटेशन होना जरूरी है, तो क्या डिलिमिटेशन को एक्सपेडाइट किया जाए, ऐसी भी आप डिमांड करते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है क्योंकि सरकार ने एक डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है, मुझे लगता है इसको सीरियसनेस में, क्योंकि देखिए जरूरी है कि यहाँ जो लोग आज परेशान हैं इस ब्यूरोक्रेसी के निजाम से, उनसे निकालना, ताकि यहाँ एक टिपिकल हमारी जियोग्राफिकल कंडीशंस भी हैं। अब सर्दियां आने वाली हैं, गर्मियों में आप देख रहे हैं जम्मू में 8-8 घंटे का पावर कट लोगों को लग रहा है, लोगों को बिजली की कटौती की जा रही है, साथ में बिजली के मीटर लग रहे हैं, डबल लोगों को बिल आ रहा है, कोई सुनने वाला है नहीं। कोविड के पीरियड के भी जो बिल्स लोगों को हैं वो इंटरेस्ट लगा के दिए जा रहे हैं, लोगों की दुकानें कितनी देर बंद रही हैं, काम ठप रहा है, फिर भी सरकार की कोई सोच नहीं है। इसी तरह कश्मीर में कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, टूरिस्ट सीजन बिल्कुल जाया चला गया, अब अमरनाथ जी की यात्रा आने वाली है, तो तमाम तरह से जो लोगों को दिक्कतें महसूस हो रही हैं उसमें जरूरी है कि एक चुनी हुई सरकार ये इस जो ब्यूरोक्रेसी है उसका मुतबादिल बने और वो उसके लिए ज्यादा कोशिश हो। उसमें चाहे डिलिमिटेशन की बात आपने की तो वो बिल्कुल सही है कि उसको जल्दी से उस प्रोसेस को जो साल 1 का पीरियड है उसमें खत्म करके जो आगे की जो चुनावी प्रक्रिया है वो चले। देखिए, कहा जाता है कि अल्ताफ बुखारी के केंद्र में काफी अच्छे रिश्ते हैं, रिलेशन है, तो क्या इस तरह की बात हो सकती है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए, सरकार से बातचीत की जाए कि सब प्रोसेस को एक्सपीडाइट किया जाए, डिलिमिटेशन करवाया जाए, साथ में इलेक्शन करवाई जाए? बुखारी साहब मुझे लगता है उन लीडर्स में से हैं जो आज निकल के आए और जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि हम हिंदुस्तान की सरकार से बात करेंगे, लोगों के लिए बात करेंगे। यहाँ कोई जाति किसी के मफाद की बात नहीं है। लोग क्योंकि 5 अगस्त के बाद जिस तरह के हालात बने थे तो लोगों की सुनवाई कहीं हो नहीं रही थी अब तक, तो ये लोग जो निकल के आए, मुझे लगता है इसीलिए केंद्र में भी कहीं ना कहीं इनके प्रति ये है कि ये लोग आगे निकल के आए हैं, इनकी बात सुनी जाए, इनकी बात कही जाए। हमने जैसे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज का आप आज भी स्टैंड देख लीजिए कि वो 370 की बात ही आज कर रहे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला साहब हो, उन्होंने कल एक बयान दिया जिसमें कि सारी बात उन्होंने वही पुराने राग अलापे हैं। तो जो नई बात करने वाले लोग हैं, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर से, खुसूसन कश्मीर वैली से, उनकी बात अगर केंद्र सुन रहा है तो उनका भी यही है कि यहाँ ब्यूरोक्रेसी के इस चंगुल से निकाला जाए जम्मू कश्मीर के लोगों को। एक चुनी हुई सरकार जो है वही उसका अल्टरनेटिव हो सकती है। विक्रम जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के थोड़े से तेवर बदल गए हैं। वो कभी कभी गडकरी की तारीफ करते हैं, कभी कभी कहते हैं कि केंद्र की सोच में बदलाव आ रहा है, उससे कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा है? नहीं, हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं। हम एक नई सोच और एक नया विजन लेके लोगों के सामने आए हैं
और नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे जितना भी चाहे, हमने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट भी देखा और आगा राहुल्ला का स्टेटमेंट भी देखा, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है, और उसने उन्होंने क्लियर किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी अपना वो जो एजेंडा था, जिस एजेंडा से उन्होंने जम्मू और कश्मीर को अलग रखा है इतने सालों तक, ये जो रीजनल पार्टीज ने, उससे हट नहीं सकती, क्योंकि उसके कोर में वो एजेंडा है। तो अपनी पार्टी का एजेंडा दोनों हिस्सों को जोड़ने का है, कश्मीर और जम्मू को अलग रखने का कोई एजेंडा नहीं है, जैसे पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा होगा। जी जी, देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्वतंत्रता पर जोर दिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कभी डुअल करेंसी की बात करती है तो कभी सेल्फ रूल की बात करती है। आपके पास क्या मसौदा है? देखिए, हमारे पास मसौदा है, हमको अपनी स्टेट वापस लानी है, हमको लोगों के रोजगार के लिए लड़ाई करनी है, हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे साथ जो अन्याय हुआ है उसकी बात करनी है, हमको जो डेली वेजर है उनकी बात करनी है, हमको डेवलपमेंट की बात करनी है, हमको बिजनेस कम्युनिटी के लिए पैकेज की बात करनी है, जो हमारी जो जम्मू कश्मीर के लोग सफर किया है जिन्होंने, उनके लिए हम उनकी आवाज बन के आगे आएंगे। बाकी ये जो बड़ी सियासी बातें हैं वो आप कांग्रेस, एनसी और पीडीपी छोड़ देंगे हम। जी विक्रम जी, एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है जम्मू कश्मीर में, यूटी में। आज सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया है और बड़ी बड़ी सियासी जमातें अपील करती रहती थी अली शाह गिलानी को। अब क्या होगा रियासत की सियासत, यूटी की सियासत में? देखिए, गिलानी साहब का ये सडनली फैसला आया है और आप जानते हैं कि जो हवाला केसेस में अभी भी उनके कई उनके दामाद और उनके बेटे और बाकी लोग मुझे लगता है एनआईए के पास हैं, और उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको देखा जाए तो हुर्रियत को कहीं शायद उनको ऐसा लगा होगा कि उनकी यूटिलिटी हुर्रियत की अब खत्म हो गई है, क्योंकि जो नए परिप्रेक्ष्य में 370 टूटने के बाद जो नया स्थिति बनी जम्मू कश्मीर में, मुझे लगता है वहां उसमें अलगाववाद का एक सेंटिमेंट कश्मीर में तो है, पर अलगाववाद की पॉलिटिक्स की जगह अब बहुत कम रह गई है। तो आने वाले दिनों में उनके बयान जिस तरह से आएंगे उस पर हम रिएक्शन देंगे, पर अभी तक तो अभी इट इज टू प्रीमेच्योर कि अभी इस पे कोई लंबी बात कही जाए। विक्रम जी, हमें याद आता है कि केंद्र सरकार ने कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कि अलगाववाद की, आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, अलगाववाद की कमर तोड़ेंगे। क्या ये उसी की तरफ एक पेशरफ्त है? देखिए, पिछले काफी दिनों से हमने देखा है जिस तरह से एनकाउंटर्स जो हैं बड़े हैं, काफी मिलिटेंट मारे गए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस को, आर्मी को बहुत सक्सेस मिली है, और जिस तरह का केंद्र का रवैया आतंकवाद के प्रति रहा है वो काफी सख्ती का रहा है, और जो पहली सरकारें रही उन्होंने किस तरह से डील किया, और ये लोग किस तरह से आज़ादी से अपनी बात कहते थे, घूमते थे, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की बात भी करते थे, दूसरी बातें भी करते थे। तो मुझे लगता है कि जब केंद्र का नजरिया बदला है कश्मीर को लेके, और लोगों कश्मीर की पॉलिटिक्स भी बदल गई 5 अगस्त के बाद, तो आज एक नए परिप्रेक्ष्य में सब लोगों को चीजों को देखने और हकीकत को गले उतारने की जरूरत है, और मुझे लगता है ये सब उसी का आने वाले समय में उसी का एक हिस्सा है ये। विक्रम जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू। थैंक यू। दर्शकों, अब हम बात करेंगे कारगिल की। कारगिल, लद्दाख जब ही यूटी बना है, कारगिल लगातार अपने आप को डिप्राइव्ड महसूस करता है। कारगिल के लोगों को कहना है कि हमारे साथ सबने धोखा किया है। आज हमने कुछ लोगों से बातचीत की, उनका यह कहना था कि हमें यह कहा गया था कि यहां पर भी यूटी का हेडक्वार्टर होगा, लेकिन कोई हेडक्वार्टर नहीं बना। डिवकम का ऑफिस यहां पर कहा गया था, डिवकम का ऑफिस नहीं कहा। उनका कहना है कि जो जो वादे सरकार ने किए थे यूटी बनने से पहले, उन वादों पर कोई भी अमल नहीं किया गया है। निरंतर एलजी से बातचीत होती रहती है, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल रहा। उसने हमें पूरे वादा दिया था, जॉइंट एक्शन कमेटी उनको इस्तेमाल करके वहाँ पे हमने उसके साथ बात करके उसने हमें पूरे वादा दिया था, लेकिन अभी हमें ये नहीं मालूम कि इतने बड़े ओहदे पे बैठकर और गवर्नमेंट की जिम्मेदार शख्स गवर्नर जैसे बड़े शख्सियत ने झूठ बोला, अभी तक ये इल्तिवा में रखा, कोई उसका फैसला नहीं आया।
तो एक तो हमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये सवाल है कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाते हैं और आवाम को बेवकूफ़ बना के वादे देते हैं और वादे पे अमल नहीं करते हैं। इस पे हमारा सवालिया निशान है। सेंट्रल गवर्नमेंट से और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी बार बार अपील कर रहे हैं, ख़त व किताबत के ज़रिए या टेलीफोन के ज़रिए। और बहरहाल जब मुलाकात हुआ तो कई बार मैं उनके साथ मुलाकात भी हुआ, उस मौके पर भी मैंने ये सारी चीज़ें तज़किरा किया। हत्ता एलजी साहब ने ये भी कहा था कि हम अप्रैल में जो है करगिल आएंगे, हम पूरा सारा शिफ्ट करेंगे, सारे हेडक्वार्टर्स, गर्मियों में हम करगिल में रहेंगे, सर्दियों में हम लेह में रहेंगे। तो इन सारे बातों के बावजूद अभी तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ और हमने एलजी साहब से कई बार ये भी रिक्वेस्ट किया था कि हमारे डायरेक्टर्स जितने भी वहाँ है, 12 डायरेक्टर्स हैं, और इनको हमारे करगिल आने क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस बारे में भी उनसे कई बार मैं अपील कर चुका हूँ। तो मैं आज के आपके इस चैनल के माध्यम से फिर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और यूटी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारे एलजी साहब से ये दोबारा अपील करना चाहता हूँ कि हमारे करगिल के सारे हेडक्वार्टर्स जो जिस वक़्त हमसे वादा किया गया था, जितने डायरेक्टर्स हमारे हैं, उन सबको यहाँ पर तैनात किया जाए और उन सबको यहाँ पर ड्यूटी दिया जाए। और हमारे जितने भी हेडक्वार्टर्स करगिल को दिया है वो हमको बराबर हमको शेयर मिलना चाहिए। दर्शकों, देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए और मुझे दीजिए इजाजत।